तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग जानेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स के बारे में। जी हाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स, यानी कि मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड ट्राइप्रोटिक एसिड्स का हम लोग यहाँ पे डिसोसिएशन के बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ये ट्राइप्रोटिक एसिड होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो ये क्या होता है? दोज एसिड्स विच कैन लूज 1H+ आयन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड्स। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या है कि वैसे सभी एसिड्स जो सॉल्यूशन में एक है ना 1H+ आयन को लूज कर सकता है, त्याग सकता है, उन सभी एसिड्स को हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड्स कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा कि वे सभी एसिड्स जो सॉल्यूशन में एक H+ आयन्स को लूज कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी एसिड्स को हम लोग क्या कहेंगे? मोनोप्रोटिक एसिड्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप HCl, HNO3 और CH3COOH आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी देख सकते हैं। ये सभी के सभी एक हाइड्रोजन आयन को जो है वो एक हाइड्रोजन आयन को ये सॉल्यूशन में लॉस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं। तो दोज एसिड्स विच कैन लूज टू प्रोटॉन्स इज कॉल्ड डाइप्रोटिक एसिड्स। सिंपली यहाँ पर क्या है? डाइप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, सिंपली डाई मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, तो वे सभी एसिड्स जो सॉल्यूशन में दो प्रोटॉन्स, सिंपली कहें कि दो हाइड्रोजन आयन या फिर दो H+ आयन्स को लूज करते हैं, लॉस करते हैं, तो उन सभी एसिड्स को हम लोग डाइप्रोटिक एसिड्स के नाम से जान सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिए हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब लोग यहाँ देख सकते हैं ये सभी के सभी सॉल्यूशन में जाने के बाद ये दो हाइड्रोजन आयन को लॉस कर सकते हैं, यानी कि दो H+ आयन को लॉस कर सकते हैं। इनमें कैपेसिटी है दो प्रोटॉन्स को लॉस करने का, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? डाइप्रोटिक एसिड्स कहेंगे। ठीक है, आगे है ट्राइप्रोटिक एसिड्स। क्या है? ट्राइप्रोटिक एसिड्स। तो दोज एसिड्स विच कैन लूज 3 प्रोटॉन्स इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक एसिड्स, यानी कि वे सभी एसिड्स जो सॉल्यूशन में 3 प्रोटॉन्स को लॉस करेंगे या कर सकते हैं, 3 प्रोटॉन्स, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि वे सभी एसिड्स जो सॉल्यूशन में 3 हाइड्रोजन आयन या 3 H+ आयन को लॉस कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? ट्राइप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, ट्राइप्रोटिक एसिड्स। और एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं H3PO4 और सिट्रिक एसिड। ये सभी के सभी क्या है? ट्राइप्रोटिक एसिड्स हैं, जो कि सॉल्यूशंस में जाने के बाद, घुलने के बाद 3 प्रोटॉन्स को लॉस कर सकते हैं, यानी कि 3 H+ आयन्स को लॉस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोगों ने अब मोनोप्रोटिक एसिड्स, डाइप्रोटिक एसिड्स और ट्राइप्रोटिक एसिड्स, इन तीनों के बारे में अब जान लिया है।
मोनोप्रोटिक एसिड्स जो एक H+ आयंस को लॉस कर सकते हैं, डाइप्रोटिक एसिड्स जो 2 H+ आयंस को लॉस कर सकते हैं, और ट्राइप्रोटिक एसिड्स जो तीन H+ आयंस को लॉस कर सकते हैं। तो सिंपली हमने जाना ये। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जानेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स के बारे में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स एक एक करके, है ना। सबसे पहले मोनोप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, फिर डाइप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, और फिर ट्राइप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड्स। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH टेक्स प्लेस एज अंडर, यानी कि हम लोग एसिटिक एसिड्स का डिसोसिएशन को लेकर चलते हैं, जो इस तरह से कुछ इस प्रकार से इसका डिसोसिएशन होगा। CH3COOH इसका जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन, और CH3CO- के रूप में ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा। ठीक है, फिर से देखिए CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H3O+ और CH3CO- के रूप में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, ये बात आपने देखा, तो देयर इज नो कंट्रोवर्सी अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड, यानी कि मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, एक मोनोप्रोटिक एसिड है। तो मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन में किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता है कि जो ये डिसोसिएट होगा, यानी इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये क्या होता है, सिंपली इट डिसोसिएट्स इन 1 स्टेप्स एज शोन। ये जो है सिंपली एक स्टेप्स में ही डिसोसिएट हो जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ठीक है, तो इसीलिए इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट K, तो इसका जो आपने देखा एसिटिक एसिड का यानी कि मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड्स का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो Ka होगा, और Ka = 1.8 × 10⁻⁵ होगा, यानी कि मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड है ना, मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या आया, Ka = 1.8 × 10⁻⁵। ठीक है, अब देखिए मैं आपको लास्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड्स, इन सब का एक लिस्ट दे दूंगा, वहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है मे बी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आए, ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आ सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपका जो एसिटिक एसिड है, मोनोप्रोटिक एसिटिक एसिड, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka = 1.8 × 10⁻⁵ ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नोट पॉइंट में क्या कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज ए फिगर दैट टेल्स अस टू व्हाट एक्सटेंट द एसिड विल डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें ये बताता है कि वो एसिड सॉल्यूशन में किस मात्रा तक डिसोसिएट हो सकती है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या बताया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें इस बात को बताती है कि वो किसी सॉल्यूशन में किस मात्रा तक, किस लिमिट तक डिसोसिएट होगी, टूटेगी। तो इसी के लिए जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, समझ में आया। तो सिंपली आपने यहाँ पे अभी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड देख लिया। अब हम लोग देखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, चलिए
देखिए अब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड, यानी कि हम लोग अब जानेंगे कि डाइप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है कि देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन द ईज विथ विच द डाइप्रोटिक एसिड्स लॉस देयर फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटॉन्स। देखिए डाइप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं, तो वैसे एसिड्स जो कि 2 प्रोटॉन्स को लॉस कर सकते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि अब ये डाइप्रोटिक एसिड्स है तो इन्हें 2 प्रोटोनों को लॉस करना है, तो इनके 2 प्रोटोनों को के लॉस करने के बीच में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब सिंपली ये कहें कि जब ये फर्स्ट जितना आसानी से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं उतने आसानी से ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकते, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब इतने आसान नहीं होते इनको दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ये सिंपली क्या कहा जाता है, it is commonly misunderstood that a diprotic acid loses their both its proton simultaneously। ये गलत फहमी हो जाता है लोगों को कि डाइप्रोटिक जो एसिड्स होते हैं वो जो अपने दोनों के दोनों प्रोटॉन्स होते हैं वो एक साथ लॉस करते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे क्या समझाने का क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं उन्हें 2 प्रोटॉन्स लॉस करने होते हैं, तो इनके दोनों प्रोटॉन लॉस करने के जो सुविधाएं होती हैं, जो फंडे होते हैं, तो उतने आसान नहीं होते। जितने आसानी से ये पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं उतने आसानी से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कॉमनली गलतफहमी हो जाता है लोगों को कि जो डाइप्रोटिक एसिड्स होते हैं ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही साथ लॉस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। कंसिडर ए डाइप्रोटिक एसिड। अब हम लोग एक डाइप्रोटिक एसिड ले लेते हैं जो कि H2SO4 यहाँ पे कंसिडर करके चले। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक डाइप्रोटिक एसिड है। तो सबसे पहले क्या कहता है, द फर्स्ट प्रोटॉन इज लॉस्ट टू फॉर्म HSO4 माइनस एज अंडर। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये अपने पहले प्रोटॉन्स को लॉस करता है और HSO4 माइनस का निर्माण करता है। कुछ इस प्रकार से देखिए, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H3O प्लस और HSO4 माइनस के रूप में डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा। तो ये H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर में डिसोसिएशन को आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिला, HSO4 माइनस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि इसने अपना पहला प्रोटॉन यहाँ पे जो कि H2 था, तो अपना पहला प्रोटॉन H प्लस के रूप में लॉस कर चुका है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के लिए जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आता है वो Ka1 होता है, और Ka1 इक्वल टू क्या होता है, 1 × 10⁻³ ये आपका जो है सो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है, वो भी फर्स्ट प्रोटॉन के लॉस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि Ka2 जो Ka2 होगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा फॉर द लॉस ऑफ द सेकेंड प्रोटॉन, है ना, सेकेंड प्रोटॉन के लॉस करने के लिए। तो जब ये सेकेंड प्रोटॉन को लॉस करता है तो यहाँ पर SO4 2 माइनस का निर्माण होता है। तो इज ओनली 10⁻², जो कि 10⁻² होता है, एंड ओनली 10% ऑफ H2SO4, और पूरे H2SO4 का मात्र 10% ही बच पाता है। तो मॉलिक्यूल इन 1 मोलर सॉल्यूशन लॉस ए सेकेंड मॉलिक्यूल। तो अब जो है सो 1 मोलर सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, ये अपना सेकेंड प्रोटॉन को लॉस करता है। सिंपली देखिए,
अब हम लोग सेकेंड प्रोटॉन्स को लॉस करने की प्रक्रिया को देख लेते हैं। तो H2SO4 है, ये वाटर में डिजोल्व होगा। तो जब आप वाटर में डिजोल्व होगा तब ये H3O नॉट प्लस, ठीक है, सिर्फ H3O और SO4 माइनस के रूप में डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल अपना ये दोनों के दोनों प्रोटॉन लॉस कर चुका है। ये H2 था, यहाँ पर अब नहीं है, तो ये टोटल जो है सो दोनों के दोनों प्रोटॉन लॉस कर चुका है। तो ये दूसरे प्रोटॉन को लॉस करने के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा वो आपका होगा Ka2 इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻²। अब हमने अपने निष्कर्ष में पाया है कि वी फाइंड Ka1 ग्रेटर देन Ka2। जो आपका A1 होगा वो आपका Ka2 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि द ओनली सिचुएशन व्हेन H2SO4 कैन लॉस बोथ इट्स प्रोटॉन इज व्हेन इट रिएक्ट्स विथ ए बेस लाइक NH3। यानी कि एकमात्र ऐसा सिचुएशन, एकमात्र ऐसा परिस्थिति जब जो H2SO4 है वो अपने दोनों के दोनों प्रोटॉन एक साथ लॉस कर सकता है। वो भी कब? जब वो NH3 है ना जैसे बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ डाइप्रोटिक एसिड्स। अब हम लोग जानेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड्स के बारे में, ठीक है। देखिए अब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड्स, यानी कि अब हम लोग जानेंगे कि ट्राइप्रोटिक एसिड्स के डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। तो देखिए सिंपल है कि देयर इज ए बिग डिफरेंस इन द ईज विथ विच द ट्राइप्रोटिक एसिड्स लॉस देयर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रोटॉन्स, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ट्राइप्रोटिक एसिड है और हम लोगों को पता है कि ट्राइप्रोटिक एसिड 3 प्रोटॉन्स को लॉस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो जब ये 3 प्रोटॉन्स को लॉस करते हैं तो तीनों प्रोटॉन्स के लॉस करने के दौरान मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं तीनों प्रोटॉन्स के लॉस करने के बीच में। मतलब कहने का मतलब है ये कि जितना आसानी से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकते हैं उतना आसानी से ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते हैं, और जितना सुविधा से ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उतने सुविधा से ये थर्ड इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकते। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन को लॉस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, और थर्ड इलेक्ट्रॉन को लॉस करना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। अब कहते हैं कि ए ट्राइप्रोटिक एसिड्स डज नॉट लॉस इट्स प्रोटॉन्स साइमल्टेनियसली व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वाटर। यानी कि जब हम लोग जो है सो ट्राइप्रोटिक एसिड्स को वाटर में के कांटेक्ट में लाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि ट्राइप्रोटिक एसिड्स के तीनों प्रोटॉन्स एक ही साथ लॉस होते, ऐसा बिल्कुल नहीं होते। मतलब तीनों प्रोटॉन्स के लॉस करने का अलग अलग स्टेप्स होते हैं। मतलब 3 प्रोटॉन्स 3 स्टेप्स में लॉसेस होते हैं। तो इन स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कंसिडर ए ट्राइप्रोटिक एसिड्स। अब हम लोग एक ट्राइप्रोटिक एसिड्स ले लेते हैं जैसे कि H3PO4। ये क्या है? एक ट्राइप्रोटिक एसिड्स है, यानी कि ये इसमें 3 प्रोटॉन्स को लॉस करने की क्षमता है, ठीक है। ये ये चूँकि ट्राइप्रोटिक एसिड्स है तो इनका जो डिसोसिएशन होगा वो 3 स्टेप्स में होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप H3PO4, ठीक है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये H3O प्लस और H2PO4 माइनस के रूप में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे, मतलब कि 1 हाइड्रोजन ये लॉस कर चुके, या फिर सिंपली कहें कि ये एक प्रोटॉन को लॉस कर चुके हैं। तो जब ये एक प्रोटॉन को लॉस करते हैं तो उनके लिए जो डिसोसिएशन, मतलब एक प्रोटॉन को लॉस की तो उनके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है फर्स्ट
स्टेप के लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आता है वो होता है Ka1 = 7.1 × 10⁻³ अब सेकेंड स्टेप को अगर देखें तो यहाँ पे जो H2PO4- बचा, तो H2PO4- फिर से इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये फिर से H3O+ और HPO4 के रूप में डिसोसिएट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये फिर से यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बचा, यानी कि 2 हाइड्रोजन को ये लॉस कर चुका है, यानी कि सिंपली कहें तो ये 2 प्रोटॉन को लॉस कर चुका। तो दूसरी स्टेप्स में ये 2 प्रोटॉनों को लॉस करता है, तो 2 प्रोटॉन को लॉस करने के लिए यानी कि सेकेंड स्टेप में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो होता है Ka2 और इसके इक्वल टू जो वैल्यू आता है वो 6.3 × 10⁻8 आता है। अब थर्ड स्टेप में अगर चलेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए HPO4 बचा, तो HPO4 को फिर से वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और ये फिर से H3O+ और फिर PO4 के रूप में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन को लॉस कर चुका है, सिंपली ये कहें कि ये तीनों प्रोटॉन्स को लॉस कर चुका है। तो इसने 3 प्रोटॉन्स को लॉस करने के लिए 3 स्टेप्स लिए हैं और तीसरे स्टेप्स में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट आया है वो Ka3 है और इसके इक्वल वैल्यू है 4.2 × 10⁻13। ठीक है, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं क्या, वी कैन से Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3, यानी कि Ka1 सबसे ज़्यादा होता है, फिर मतलब Ka2 से ज़्यादा होता है Ka1 और Ka3 से ज़्यादा होता है Ka2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि thus we find the values of Ka decreases by a huge degree, यानी कि हम लोग देख सकते हैं सिंपली मोनोप्रोटिक एसिड से लेकर ट्राइप्रोटिक एसिड्स, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो लगातार घटता आया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ट्राइप्रोटिक एसिड। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया। अब मैं आपको जो है सो मोनोप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड और मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड्स तीनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट का लिस्ट यहाँ पे देता हूँ, उसे आप देख लीजिएगा और रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड्स के Ka1, Ka2 और Ka3 के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ एसिड्स का नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे Ka1 का वैल्यू होगा और यहाँ पर Ka2 का वैल्यू होगा और यहाँ पे Ka3 का वैल्यू, यहाँ पे ये लिस्ट आपके सामने दिया गया, कुछ खास कुछ इम्पोर्टेंट एसिड्स का, डाइप्रोटिक और ट्राइप्रोटिक एसिड्स के, ठीक है, जिनका Ka1, Ka2, Ka3 का वैल्यू यहाँ पे लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, रिमेंबर कीजिएगा, ये हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आ जाए। तो ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।